हेलो बच्चों, तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 4 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन को। तो ये सीरीज मैं बना रहा हूँ जिसमें सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस तुम्हें बनाए जा रहे हैं। तो तुम प्लेलिस्ट को देख सकते हो और साथ ही पीडीएफ खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हो। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर एनसीईआरटी सॉल्यूशन, और तुम खोल लो भैया पृष्ठ संख्या 68 और हम लोग देखेंगे सबसे पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या बोलता है, CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VVI जैसे मैंने बताया था कि ये क्वेश्चंस बिंदु संरचना वाला सारा क्वेश्चंस तुम्हें आता है, सारे बिंदु संरचना तुम लोग सीख लो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग C6 कार्बन का क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो ये हो गया 2 और 4, और O का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 6। और हम लोग को क्या बनाना है बच्चों, CO2। तो C को लिख देंगे बीच में 1 2 3 4, और O को लिख देंगे बगल में। अब यहाँ क्रॉस भी कर सकते हो, तुम छोटा छोटा क्रॉस लगा सकते हो। तो तुम्हें पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन्स को दर्शाना होता है, दिखाना होता है। और इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर साझेदारी को दिखाते हैं और ये सहसंयोजक आबंध बनाता है। तो यहाँ देखो ये वाला इस प्रकार से हम लोगों ने घेर दिया। तो O का कितना हो गया बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस तरीके से इसको भी घेर देंगे तो ये O का भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हो गया है थोड़ा सा गड़बड़, क्योंकि यहाँ हम लोग इस प्रकार से ऐसे बना देंगे, यहाँ नहीं करेंगे, ऐसे कर देंगे, और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से घेरा लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो यही तुमको ध्यान देना है कि O के अगल बगल कहाँ पर हम लोग बनाएं आखिर कि ये घेरा लगाने में आसान हो। तो अब कार्बन का यदि गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, और क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से ये बन गया CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देख सकते हो ये बनाया भी हुआ है। अब इसको हम लोग यदि देखें तो ये जो दो बिंदु है उससे एक एक बॉन्ड बन जाएगा। तो ऐसे डबल बॉन्ड और O। तो ये एग्जाम में तुमको नहीं दिखाने की जरूरत है, ये ऐसे ही बताया गया है। दूसरा क्वेश्चन भी VVI है यहाँ पर, ये भी कई बार पूछा है, और ये है S8 का परमाणु मतलब ये तुमको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ही बनाना है एसिड का। तो बहुत ध्यान से सीखो, बहुत आसान है। तो एस तो जानते हो बच्चों, एस कितना होता है, 16 होता है। ये S8 इसका मैंने क्या बनाया है, ये सूत्र मैंने लिखा है, लेकिन एस का जो परमाणु क्रमांक है ये होता है 16। तो हम लोग लिखेंगे 2 8 और 6, यानी कि सल्फर के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखो ये सल्फर 8 सल्फर बनाना है, वो भी रिंग में बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सल्फर हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और फिर इस 8 सल्फर के अगल बगल कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे बताया ना मैंने, एस है 16 तुम्हारा, तो 2 8 और 6, तो इसी को हम लोग दिखाते हैं। तो कैसे इसको दिखाना है बच्चों, तो दो इधर अगल बगल बना देंगे, 1 2 3 4, और बगल में 2 बना देंगे। यही ध्यान रखना है, बगल में कितना बनाना है, 2, और इधर और ऊपर 2 2, यहाँ भी यहाँ 2 2, और अगल बगल 2 2, यहाँ 2 2, अगल बगल 2, यहाँ 2 2, अगल बगल 2, यहाँ 2 2, अगल बगल 2। फिर इसी तरीके से यहाँ बना देंगे, अगल बगल यहाँ पर 2 बना देंगे, 2 बना देंगे, और इधर ऐसे कर देंगे, कोई दिक्कत। अब देखो क्या करना है, अब एक सल्फर को पकड़ो और यहाँ से ऐसे ले आओ इस प्रकार से, और यहाँ से ऐसे ले आओ। देखा तुमने, यानी इस सल्फर को हम लोगों ने पकड़ा और एक इधर से इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक इधर से इलेक्ट्रॉन ले लिया, और इस प्रकार से हम लोग इसको बना देंगे। अब यदि इस सल्फर को पकड़ेंगे तो इधर से कितना इलेक्ट्रॉन लेंगे, 1, तो इधर से भी कितना इलेक्ट्रॉन लेंगे, 1। तो ऐसे हम लोगों ने बना दिया, बन गया बच्चों।
अब इधर इस सल्फर को यदि पकड़ेंगे तो यहाँ से एक ले लिया, यहाँ से एक ले लिया, ऐसे घुमा देंगे, बस ऐसे ही करना है। यदि इस सल्फर को पकड़ेंगे तो इधर से एक ले लेंगे और इधर से भी एक ले लेंगे और ऐसे घुमा के बना देंगे। इस प्रकार से ऐसे इधर से एक और इधर से एक ऐसे बना देंगे, इधर से एक, इधर से एक, यहाँ ठीक है, इधर से एक, इधर से एक, इधर से एक, तो इधर से एक बन गया हमारा S8 बच्चों। अब देखें कि गलती हुआ है कि नहीं। तो यहाँ देखना, ये जो छोटा सा रिंग दिख रहा है, इसे छोटा सा दिख रहा है ना, इसमें दो इलेक्ट्रॉन तुमको देखने को मिलेगा। देखो जहां भी छोटा सा देखेंगे इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। देख लो, ध्यान से देखो। तब तुमने यदि ऐसे बनाया होगा तो देखो, अरे वाह, ये सही है तुम्हारा। ये बिन बिन दो दो मिल रहा है, ये सही है। और बड़ा वाला में चार चार तुमको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से ये एसिड का बिंदु संरचना बन गया। तो तुम्हें एक दो बार प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए तो वो आसानी से बन जाएगा। देखो S8 इस प्रकार से यहाँ पर बनाया गया है। अब देखिए, पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समावयवियों का चित्रण कर सकते हैं। तो पेंटेन का अणु सूत्र क्या होता है बच्चों? C5H12। ठीक है। अब ये जो अणु सूत्र है, इसको कितने तरीके से हम सजा सकते हैं, संरचना बना सकते हैं, जिसमें कार्बन होना चाहिए 5 और हाइड्रोजन होना चाहिए 12, ऐसा होना चाहिए। अच्छा देखो, संरचनात्मक समावयवी किसे कहते हैं? तो समावयवी ये होता है कि जो अणु सूत्र है वह तो एक होगा लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होगा। लेकिन याद रखना कि जो संरचना सूत्र अलग अलग होगा उसका नाम भी अलग अलग हो जाएगा। तो भाई इसका संरचना को कैसे कैसे बना सकते हैं? तो देखो, पहले तो सीधा बना देंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन बना दिया, 5 कार्बन। और 100% ये जान लो, हाइड्रोजन को लगाओगे तो ये 12 हाइड्रोजन ही लगेगा। यदि तुमने चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, तो तुम तो इसको अपने से भी बना सकते हो। ये हाइड्रोजन मैं ऐसे लगा करके तुम्हें दिखा दे रहा हूँ, ये देखो, खुद से भी बना सकते हो। तो ये तो पहला संरचना बन गया। ठीक है। अब दूसरा संरचना ऐसे बना सकते हैं कि 1 2 3 और 4 और एक ऊपर कार्बन को लगा देंगे। और तीसरा संरचना ऐसे बना सकते हैं 1 2 3 और ऊपर एक और नीचे एक बना देंगे। और सब तरफ हाइड्रोजन बच्चों जोड़ देंगे। ये मैंने तुम्हें सिखाया है। ये देखो, सब तरफ हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ये जितना भी मैं डंडा खींच रहा हूँ ना, सब में क्या कर देना है? हाइड्रोजन बना देना है। इस प्रकार से जो पेंटेन है तुम्हारा, उसका 3 समावयवी यहाँ पर संभव है। ठीक है। इसको बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन, इसको बोलते हैं आइसोपेंटेन, और इसको क्या बोलते हैं? नियोपेंटेन। तो नोमेनक्लेचर, यदि नामकरण तुमने सही से सीखा है तो इसका नामकरण भी तुम कर सकते हो। तो ये भी VVI क्वेश्चन, अरे वाह, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही तुम्हें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हो, ये हो गया नॉर्मल पेंटेन या नियो पेंटेन कहेंगे। सॉरी, नॉर्मल पेंटेन कहेंगे, नियो ये वाला हो गया। इसको कहेंगे आइसो पेंटेन और इसको क्या बोलेंगे? नियो पेंटेन। ठीक है। अब देखो, इसका 2 मिथाइल ब्यूटेन भी नाम होता है, क्योंकि 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए बोलते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये 4 है, 1 2 3 4, इसलिए इसको कहते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो यही मैं बता रहा था कि यदि हम लोग यहाँ पर इसका अलग अलग संरचना बना रहे हैं तो सभी का यहाँ पर परमाणु सूत्र C5H12 होगा, C5H12 होगा, C5H12 होगा। लेकिन सबका संरचना देखो अलग अलग है। इसका संरचना, इसका संरचना और इसका संरचना अलग अलग है, और नाम भी अलग अलग है। नाम भी देख सकते हो, इसको तो नॉर्मली हम लोग पेंटेन कहते हैं, लेकिन ये ब्यूटेन हो गया बच्चों, ध्यान देना, ये ब्यूटेन है। और ये तो प्रोपेन हो गया। अब बोलोगे ये भी C5H12 है, ये भी C5H12 है, और ये भी C5H12 है। तब फिर इसका प्रोपेन नाम क्यों हो गया, इसका पेंटेन नाम क्यों हो गया, इसका ब्यूटेन नाम क्यों हो गया? तो ये तो नोमेनक्लेचर यदि तुम्हें आएगा
तभी तुम इसको क्या कर सकते हो, बता सकते हो। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, समावयवता वह परिघटना है जिसमें एक ही अणुसूत्र होगा, लेकिन उसका जो डिफरेंट संरचना सूत्र वाले यौगिक होंगे उसका गुणधर्म सामान्यतया क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये है तुम्हारा समावयवता, आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब देखो नया क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्या बोल रहा है, कार्बन के दो गुणधर्म कौन कौन से हैं जिसके कारण हमारे चारों ओर कार्बन के यौगिक की एक विशाल संख्या दिखाई देती है। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन, ये जो था पेज नंबर 76 का क्वेश्चन था, ये बात याद रखना, पेज 76 का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग बना रहे हैं। तो ये तो तुमने पढ़ा ही है कि कार्बन में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं जिसके कारण उसका प्रकृति में बहुत बड़ी संख्या में यौगिक पाए जाते हैं। तो उसमें सबसे पहला है तुम्हारा श्रृंखलन या कैटेनेशन। तो कैटेनेशन क्या गुण है, एकदम याद रखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला हो गया श्रृंखलन, दूसरा हो गया टेट्रावैलेंसी। बस दो ही पूछा है इसलिए मैं दो ही यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो श्रृंखलन क्या है, तो कार्बन अपने ही जैसे कार्बन से क्या करता है, वह उससे आबंध बना लेता है, यानी कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं, कैटेनेशन, यानी कि इसको श्रृंखलन कहते हैं। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो सी है, सी है, सी है, सी है, इस तरीके से सी क्या कर सकता है, कार्बन कार्बन के परमाणुओं से ही क्या कर सकता है, मिल करके एक लंबी मतलब वो कई प्रकार से भी मिल सकता है और क्या कर सकता है, वो बड़ी संख्या में अणुओं को बना सकता है, और इसी को क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। अब यदि ध्यान दिया जाए तो कार्बन कार्बन पहले तो ये चेन में हो सकता है, दूसरा ये ब्रांच में हो सकता है, तीसरा ये रिंग में भी हो सकता है। ये भी कार्बन की खासियत है जिसके कारण कार्बन में बहुत सारे यौगिक पाए जाते हैं। इसी के साथ देखो कि कार्बन कार्बन में द्विआबंध हो सकता है, कार्बन कार्बन में एकल आबंध तो होता ही है, त्रिआबंध भी पाया जा सकता है। अब दूसरा आते हैं, दूसरा है तुम्हारा चतुर्थ संयोजकता यानी टेट्रावैलेंसी। तो तुम जानते ही हो कि कार्बन में 4 वैलेंसी है यानी 4 संयोजकता है, और इसके कारण कार्बन अपने ही जैसे कार्बन परमाणु या अन्य परमाणुओं से, जैसे अन्य तत्व का परमाणु जैसे कि हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, सल्फर, क्लोरीन और भी कई तत्वों से जुड़ पाता है, और इस कारण भी कार्बन के बहुत सारे यौगिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्या होगा। तो देखो साइक्लोपेंटेन, अब पेंटेन हम लोग यूजुअली कहते हैं C5H12, ये हो जाता है तुम्हारा पेंटेन, लेकिन बच्चों यही गड़बड़ हो जाता है, यदि साइक्लोपेंटेन होगा तो ये हो जाएगा C5H10 ही होता है, ये बात याद रखना। इसी में काफ़ी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि C5H12 इसका संरचना मतलब कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, और उस कारण से वो फिर जब बनाते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना तो गड़बड़ हो जाता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना देख सकते हो कैसे बनाएंगे, तो C5 है, तो चलो इसको बनाते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कार्बन को बना लेंगे, 1 2 3 4 5। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर कार्बन के अगल बगल 4 इलेक्ट्रॉन को बनाना है, तो हम लोग बना देंगे 1 2 3 और 4। ठीक है, यहाँ ऊपर ऊपर 2 बना देंगे और यहाँ अगल बगल 2 बना देंगे, अगल बगल 2 और ऊपर ऊपर 2, अगल बगल 2, ऊपर ऊपर 2, अगल बगल 2, ऊपर ऊपर 2। अब यदि हाइड्रोजन बनाना है तुम्हें तो हाइड्रोजन बना सकते हो, क्योंकि दो दो हाइड्रोजन बनाना है तो एक हाइड्रोजन यहाँ बना दिया, एक हाइड्रोजन इस प्रकार से बना देंगे हाइड्रोजन, क्योंकि प्रति कार्बन यहाँ 2 हाइड्रोजन है, जिसको क्रॉस से भी बना सकते हैं। मैं जल्दी में ऐसे बना देता हूँ, क्रॉस से भी इसको बना सकते हैं,
ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे हो गया बच्चों। अब तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन का जोड़ी लगा देंगे और इसको टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो देखो हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन तुम देख सकते हो गया है। तो कोई टेंशन नहीं है, हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन होते जा रहा है भैया। चलो हाइड्रोजन का, समझ रहे हो बच्चों, इतना आसान है ये, एकदम आसानी से आराम से करना है। अब चलो, अब एक एक कार्बन को हम लोग पकड़ते हैं। जैसे अब इस कार्बन को हम लोग पकड़ रहे हैं, तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां से अब ऐसे यदि कर लेंगे तो अब इलेक्ट्रॉन गिनना, 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी 2 घट रहा है तो एक इधर से ले लेगा और एक इधर से। वैसे ही करना हम लोग को, अगल बगल तरफ से एक ले लेना है, यानी एक इधर से और एक इधर से और ये 2 इधर से। फिर से देखो, एक इधर से, एक इधर से ऐसे और फिर 2 इधर से। एक बार प्रैक्टिस करोगे बच्चों तो तुमसे बन जाएगा। फिर एक इधर से, फिर एक इधर से ऐसे। और ये हाइड्रोजन का तो दोनों लेते जाना है इसको, ठीक है ना, यहाँ पे बना देता हूँ। फिर इसका देखो, एक इधर से और एक इधर से और ये ऐसे। इस प्रकार से तुम्हारा ये बन जाएगा। फिर से देखेंगे तो छोटा रिंग में 2 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हें देखने को मिलेंगे, यानी तुमने S8 बनाया हुआ है तो ठीक इसी प्रकार से यह भी बनेगा। और ये रिंग में देखोगे कि 2 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हें देखने को मिलेगा। चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और आ गया हमारा 4, क्वेश्चन नंबर 4। तो बोलता है कि निम्न यौगिकों की संरचनाएं चित्रित करिए। तो भाई इसके लिए तो पूरा बस यही क्वेश्चन क्या एग्जाम में आएगा? ऐसा बात नहीं है, एग्जाम में इससे अलावा क्वेश्चन आएगा। जैसे कि एथेनोइक अम्ल है तो एग्जाम में प्रोपेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल कुछ भी पूछ सकता है। और मैंने बताया भी था कैसे बनाना है। तो ओइक अम्ल सबसे पहले लास्ट वाला बना लेते हैं। तो बोलेंगे C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया ओइक अम्ल। और एथेन के लिए 2 कार्बन होना चाहिए, तो एक कार्बन यहाँ है तो एक और लगा देंगे और H जोड़ देंगे सब तरफ। तो इस तरीके से हो गया एथेनोइक अम्ल। यही हो गया तुम्हारा एथेनोइक अम्ल का संरचना। अब बोलता है ब्रोमोपेंटेन। तो पेंटेन तो तुम जानते ही हो कि 1 2 3 4 और 5। और बोलता है ब्रोमोपेंटेन, सिर्फ ब्रोमोपेंटेन, यानी कि ब्रोमीन कहीं भी जोड़ देंगे। तो मान लो इस कार्बन पे ब्रोमीन जोड़ देंगे और सब तरफ हम लोग क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन लगा देंगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ब्रोमोपेंटेन, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ब्रोमोपेंटेन। अब इसके बाद बोलता है ब्यूटेनॉन, यानी कि नॉन है यानी कि 1 है, तो 1 जानते हो, C डबल बॉन्ड O हो गया और दोनों तरफ कार्बन लगना चाहिए। तो ये हो गया बच्चों प्रोपेन 1। लेकिन ब्यूटेन 1 में 4 कार्बन है तो एक कार्बन और लगा दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ब्यूटेन नॉन, यानी ब्यूटेन 1 भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। इस प्रकार ये ब्यूटेनॉन का संरचना हो गया। फिर हेक्सेन एल, एल बोलता है, एल मतलब एल्डिहाइड। तो C डबल बॉन्ड O और H होता है एल्डिहाइड का। और यहाँ हेक्स बोलता है यानी 6 कार्बन, तो एक कार्बन ऑलरेडी है तो 5 कार्बन और जोड़ दो। 3 4, 1 2 3 4 और एक 5, और इसमें हाइड्रोजन हम लोग जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हेक्सेनल, ठीक है, ये हेक्सेनल हो गया बच्चों। इस प्रकार से हेक्सेनल हम लोग बना देंगे। समझ में आ रहा है तुम्हें? देखो ये अब समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें मेरी गलती नहीं है, क्योंकि बच्चों ये जो चीज़ है ये मैंने बताया था, पूरा नोमेनक्लेचर सीखना होगा, हर चीज़ जानोगे तब इस क्वेश्चन को तुम बना पाओगे। इतना आसान है ये कि मत पूछो, लेकिन इसको बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। शुरू में देखो एथेनोइक अम्ल है, फिर यहाँ देखो ब्रोमोपेंटेन है, फिर ब्यूटेनॉन हो गया, फिर हेक्सेनल हो गया। अब एक और पूछता है कि ब्रोमोपेंटेन के अनेक संरचनात्मक समावयव संभव हैं। तो ब्रोमोपेंटेन, ये नॉर्मल ब्रोमोपेंटेन हम लोगों ने बनाया था जहाँ पर पहले कार्बन पर ब्रोमीन लगा दिया था।
अब यहाँ दूसरे कार्बन पे ब्रोमीन लगा दिया। अब यहाँ पर हम लोगों ने तीसरे कार्बन पर ब्रोमीन लगा दिया। इस प्रकार से 3 ब्रोमोपेंटेन का क्या हो सकता है, आइसोमर हो सकता है, समावयव संभव है। नहीं समझ में आया तो ऐसे फिर से देख लो, जैसे 1 2 3 4 5 यहाँ ब्रोमीन लगा दिया एक बार, दूसरे बार 1 2 3 4 5 और यहाँ ब्रोमीन लगा दिया, तीसरे बार 1 2 3 4 5 यहाँ ब्रोमीन हम लोग लगा दिया। तो इस तीनों में इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, संरचना क्या हो सकता है, संरचना अलग अलग है बच्चों। क्या है, संरचना अलग अलग हो जा रहा है, संरचना अलग अलग हो जा रहा है, लेकिन इसका जो सूत्र है, सूत्र सबका एक ही है। इसलिए ये बोलेंगे कि ये 3 समावयवी हैं, यानी कि ब्रोमोपेंटेन समावयवता को दिखा रहा है। तो इसका संरचना, नाम, इस सब का नाम भी बदल जाएगा और इसका गुण भी बदल जाएगा, लेकिन सबका सूत्र एक ही होगा। तो वैसे ही घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, समावयवता कहते हैं, जो कि शुरू में भी मैंने बताया था। तो वही समावयवता यहाँ पर है। अब देखो निम्न यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे, तो भाई यही तो बस इस चैप्टर मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि नामकरण यदि तुमने सीख लिया तो ये चैप्टर तुम्हारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे देख सकते हो ये CH3CH2Br है, तो ये देखो ये तो Br से लिख देंगे ब्रोमो, और 2 कार्बन है, यानी कि ये तो थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पेंटेन नहीं है, ब्रोमो तुम्हारा एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रोमो एथेन, ये हो गया ब्रोमो एथेन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये CH3CH2 है, यानी 2 कार्बन है, तो एथेन हो जाएगा, तो ब्रोमो एथेन हो जाएगा। और ये तो तुम जानते ही हो कि ये C डबल बॉन्ड O और H होगा, तो तुम जानते ही हो कि इसमें क्या नाम होगा, एल्डिहाइड, यानी कि अल होगा। और ये तुम्हारा एक कार्बन है, तो ये हो जाएगा मेथेनल, मेथेनल, ये जो है इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनल हो जाएगा। अब इसको यदि हम लोग देखेंगे तो यहाँ देख सकते हो ये आइन है लास्ट में, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, आइन हम लोग बोलेंगे। और कार्बन यदि गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी हेक्स लिख देंगे आगे, हेक्स प्लस आइन, तो ये हो जाएगा हेक्साइन। क्या बोलेंगे, हेक्साइन, तो ये हेक्साइन होगा। और यदि और अच्छे से इसका नाम लिख देंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, इसका हम लोग नंबरिंग करके जब नाम लिखेंगे तो हेक्स 1 आइन इसको भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं हेक्स 1 आइन। इस प्रकार से इसका बहुत अच्छे से नाम कर सकते हैं। तो दोनों नाम लिख सकते हैं, हेक्साइन या हेक्स 1 आइन भी लिख सकते हैं। तो बच्चों इसका पूरा वीडियो मैंने बनाया है, नोमेनक्लेचर का बहुत अच्छे से सिखाया था, पिछले ही साल बनाया है, उसको जाके देखना, एकदम बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर सब चीज़ तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 1 हेक्साइन भी इसको कह सकते हैं। देखो अलग अलग तरीके से इसको लिखा जाता है ना। तो ये तुम्हारा हो गया नामकरण। चलो तो बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 79 की ओर। और यहाँ प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न नंबर 1, इथेनॉल से इथेनोइक अम्ल परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो भला ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है बच्चों। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। यहाँ देख सकते हो यह एथेनॉल, और ये एथेनॉल से क्या बन रहा है, एथेनोइक अम्ल बन रहा है। तो यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे, यानी कि उपचयन अभिक्रिया यहाँ पर हो रहा है। अब ध्यान से देखना होगा कि ये उपचयन अभिक्रिया कराने के लिए कुछ कारक होना चाहिए, कोई ऐसा पदार्थ होना चाहिए जो कि इस प्रक्रिया को करा सके, और उसे ऑक्सीकारक के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ देख सकते हो क्षारीय KMnO4 है, उसकी उपस्थिति में यदि हम लोग इसको गर्म करते हैं तो ये एथेनोइक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। कौन एथेनोइक अम्ल में परिवर्तित होता है, एथेनॉल। एथेनॉल से क्या बनेगा, एथेनोइक अम्ल बनेगा, और इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है।
ठीक इसी प्रकार से यदि हमारे पास अम्लीकृत K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट हो और उसके साथ भी यदि इसको गर्म कर देंगे, या तो ये दोनों में से कोई भी काम करेंगे, तो यहाँ पर इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। तो भाई इसे ऑक्सीकरण क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। और इसके बाद तुम्हें ये सारा चीज लिख देना होगा, और ये भी यहाँ पर लिख दोगे तो तुम्हारा आंसर यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देख सकते हो, ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। तो ये बात याद भी रख सकते हो कि ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, एथाइन मतलब एथाइन जो है इसके साथ ऑक्सीजन को डायरेक्ट डाला जाता है। सिर्फ ऑक्सीजन को याद रखना, हवा को नहीं डाला जाता, क्योंकि वायु जानते हो कि वायु क्या होता है? वायु जो है विभिन्न गैसों का मिश्रण है। इसमें ऑक्सीजन होता है, लेकिन नाइट्रोजन भी होता है, CO2 होता है, सारा चीज होता है। तो हम लोग चाहेंगे कि दहन बहुत अच्छे से हो, और अच्छे से दहन होने के लिए ज़्यादा उसमें ताप निकले, इसके लिए हम लोग यहाँ ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो देखोगे कि जब एथाइन का दहन वायु की उपस्थिति में किया जाता है तो यह कज्जली ज्वाला के साथ जलती है, और उतना हीट यानी उतना ऊष्मा हमें नहीं दे पाती है। यह वायु की आपूर्ति को सीमित कर देने से अपूर्ण दहन होने लगता है। यहाँ पर यानी कि पूर्ण रूप से दहन के लिए क्या चाहिए तुम्हें? ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन चाहिए। यदि ऑक्सीजन डायरेक्ट दोगे तो बहुत अच्छा से जलन होगा, मतलब दहन होगा। तो जबकि यदि एथाइन का दहन हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में करवाते हैं तो ये पूर्ण रूप से दहन हो जाएगा इसका, और अत्यधिक तापमान वहाँ पर उत्पन्न होगा। हम लोग जानते हैं कि वेल्डिंग के लिए बहुत उच्च तापमान हमें चाहिए, उच्च ऊष्मा वहाँ चाहिए, और यदि वहाँ पर हम लोग वायु का उपयोग करने लगे तो यह संभव नहीं हो पाएगा। तथा एक स्वच्छ लौ देता है। वेल्डिंग के लिए आवश्यक उच्च ऊष्मा उत्पन्न करने के उद्देश्य से एथाइन का पूर्ण दहन बहुत ही जरूरी है, और उसके लिए उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराया जाता है। देखो कितनी सारी मैंने बातें बता दी, वही तुम लोगों को लिख देना है और तुम्हारा उत्तर संपूर्ण हो जाएगा। अब देखो पृष्ठ संख्या 82, इसका प्रश्न 1 क्या बोल रहा है? प्रयोग द्वारा आप एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर कर सकते हैं? अब देखो एल्कोहल है और तुम्हारे को कार्बोक्सिलिक अम्ल दिया गया है, तो इसमें अंतर कैसे कर सकते हैं? इसको बोल रहा है कि प्रयोग द्वारा आप दिखाइए। तो प्रयोग, भाई प्रयोग द्वारा यदि बोल रहा है तो यहाँ पर केमिकल, इसका कोई एक प्रॉपर्टी तुम जाकर के लिख दो तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। यानी कि तुम्हें एक आध केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर याद कर लेना होगा। जैसे कि यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल है, उसका अभिक्रिया हम लोग धातु के कार्बोनेट या धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराते हैं तो हमें लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। वहीं दूसरी ओर यदि अल्कोहल की अभिक्रिया इसी धातु के कार्बोनेट या हाइड्रोजन से कार्बोनेट से कराएंगे तो वह अभिक्रिया ही नहीं करेगा। और इस प्रकार से हम जान लेंगे कि हम ये प्रयोग से दिखा देंगे कि भाई एक जो पदार्थ हमें मिला है किसी कंटेनर में वह कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और दूसरा जिसने अभिक्रिया नहीं किया है वह एल्कोहल है। इस प्रकार से इसका हम लोग अंतर कर सकते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है ऑक्सीकारक क्या है? तो ऑक्सीकरण जो वर्ड तुम जानते हो, ऑक्सीकरण, ये तुम्हारे बुक में नहीं लिखा हुआ है। ऑक्सीकरण के लिए तुम्हारे बुक में वर्ड लिखा गया है उपचयन। उपचयन को ही ऑक्सीकरण कहते हैं बच्चों। तो ये दोनों एक ही नाम है, अलग अलग लिखा हुआ है। तो तुम्हारे बुक में उपचयन लिखा हुआ है, यानी कि ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, तो ये तीनों एक ही चीज हो गया। तो वैसे पदार्थ जो ऑक्सीडेशन कराएगा या उपचयन कराएगा या ऑक्सीकरण कराएगा उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं हम लोग। तो बस इतना सिंपल सा था, और इसमें एक उदाहरण दे दोगे तो और बढ़िया सा तुम्हारा क्या हो जाएगा?
आंसर बन जाएगा। तो ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं और उनका ऑक्सीकरण कराते हैं या उपचयन कराते हैं या ऑक्सीडेशन कराते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। देखा कितने अच्छे से मैंने समझा दिया, उसी को तुम लिख देना कि ऑक्सीकारक वे एजेंट होते हैं या वे पदार्थ होते हैं जो किसी पदार्थ को या किसी दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन प्रदान करेगा या उसका ऑक्सीकरण कराएगा, उपचयन कराएगा, ऑक्सीडेशन कराएगा। उससे हम लोग ऑक्सीकारक के नाम से जानते हैं। जैसे कि ये तुमने पढ़ा है अभी तुरंत कि क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या कर रहता है? इथेनॉल को इथेनोइक अम्ल में बदल सकता है। इसको याद तुमने किया होगा, तो वो तुम इसको यहाँ पर लिख देना उदाहरण के रूप में। अब आ गया हमारा पृष्ठ संख्या 85। क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं? एकदम आसानी से कर सकते हैं भाई। जो डिटर्जेंट होता है, तुम जानते हो कि तुमने क्या पढ़ा है? तुमने साबुन पढ़ा है और क्या पढ़ा है? डिटर्जेंट पढ़ा है। तो तुम जानते हो कि जो साबुन होता है या सोप कहते हैं जिसे, वह जो है कठोर जल के साथ कार्य नहीं करता, यानी कठोर जल में वह बहुत अच्छे से काम नहीं करता है। और यदि साफ सफाई की बात करें तो कठोर जल में साबुन साफ सफाई का काम नहीं करता है। तो ये कठोर जल क्या है? ऐसा जल जिसको चाकू से ना काटा जा सके उसे कठोर जल कहते हैं। यही समझते हो? अरे नहीं बुद्धू, कठोर जल हम लोग कहते हैं कि वैसे जल जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण घुले होते हैं उसे कठोर जल कहते हैं। और जब कठोर जल में साबुन के मॉलिक्यूल को डाला जाता है, साबुन के अणु को डाला जाता है, तो वो झाग उत्पन्न नहीं करता है और वो कपड़े की सफाई सही प्रकार से नहीं करता है, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल जो कठोर जल में घुले हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं वो साबुन को क्या करते हैं? इनएक्टिव कर देते हैं। लेकिन डिटर्जेंट जो है वह आसानी से कठोर जल में काम करता है, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। इसलिए हम लोग कोई पानी है उसमें वहाँ पर हम लोग साबुन को यूज़ करेंगे, डिटर्जेंट को यूज़ करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर डिटर्जेंट क्या कर रहा है? अच्छे से काम करेगा और साबुन अच्छे से काम नहीं करेगा। लेकिन यदि तुम्हें सिर्फ डिटर्जेंट दे दिया गया है बच्चों, क्या दे दिया गया है? डिटर्जेंट, और तुमको दे दिया गया है, एक दे दिया गया है तुम्हारा मृदु जल और एक तरफ दे दिया गया है तुम्हें कठोर जल, तो अब बताओ डिटर्जेंट जो है वह मृदु जल से भी बहुत अच्छे से काम करेगा, बहुत अच्छे से झाग निकालेगा और बहुत अच्छे से सफाई करेगा, और जो डिटर्जेंट है वह कठोर जल में भी बहुत अच्छे से सफाई करेगा और बहुत अच्छे से काम करेगा। तो तुम भला इन जल में अंतर कैसे कर सकते हो? जल्दी से बता दो। तो इसका उत्तर है कि ना भैया, तब तो हम अंतर नहीं कर पाएंगे। यानी कि यदि डिटर्जेंट दे दिया गया है हमें और बोला गया कि बताइए इन दोनों में कौन मृदु जल है और कौन कठोर जल है, तो क्या आप इसका अंतर कर सकते हैं? नो, तब तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि डिटर्जेंट के साथ हम लोग को साबुन दे दिया गया कि लीजिए साबुन, तो साबुन से क्या इस अंतर को किया जा सकता है? यस, साबुन से हम लोग इस अंतर को कर सकते हैं। तो तुम्हें अब समझ में आ गया होगा। तो जो डिटर्जेंट है वह कठोर जल से भी बहुत अच्छा काम करेगा, मृदु जल से भी बहुत अच्छा काम करेगा, और दोनों प्रकार से के जलों के साथ अच्छा झाग उत्पन्न करेगा, अच्छा साफ सफाई करेगा। तो तुम डिटर्जेंट का उपयोग करके यदि दो डिफरेंट कठोर और मृदु जल तुमको दिया गया और बोला गया कि अंतर स्पष्ट करी, तो तुम अंतर स्पष्ट नहीं कर सकते हो। इसलिए डिटर्जेंट का उपयोग कर यह बता पाना बहुत मुश्किल है कि कौन सा जल कठोर है और कौन सा जल मृदु है। यह मुश्किल है। समझ गए बच्चों? तो यहाँ देख सकते हो अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि लोग विभिन्न प्रकार से कपड़े धोते हैं। तुमने भी कपड़े धोते हुए देखा होगा या खुद भी कपड़ा धोया होगा। तो तुम देखते हो कि पहले तो हम सामान्यतः उसको साबुन लगाते हैं, साबुन से पूरा उसको अच्छे से उसको जो मैल होता है वहाँ पर साबुन लगाएंगे, पूरे कपड़े पर साबुन लगाएंगे। उसके बाद देखोगे कि या तो उसको डंडे से पीटते हैं या उसको पत्थर पर पटकते हैं या फिर उसको ब्रश से
से रगड़ते हैं, ये सारा चीज़ तुमने देखा होगा। या फिर वॉशिंग मशीन में भी देखोगे कि कपड़े को रगड़ा जाता है। तो भाई आखिर कपड़े को रगड़ते क्यों है, पीटते क्यों है, बेचारे ने क्या गलती कर दी है, किसको धसड़म धुसड़म पीटा जाता है, क्या बात है कि बेचारे को ब्रश से खसड़ खिसड़ रगड़ दिया जाता है। तो इसका उत्तर पहले मैं समझा देता हूँ। इसके उत्तर में तुम जानते हो कि जो मैल होता है उसको साबुन के मॉलिक्यूल क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, और पकड़ करके साबुन के मिसेल का निर्माण करते हैं। ये तो तुमने पढ़ा है कि वो साबुन के मिसेल का निर्माण करते हैं। और बच्चों ये साबुन का मिसेल कैसे बनता है, इस पर भी क्वेश्चन आएगा जो कि आगे तुमको अभ्यास में ही मिलेगा। तो जब ये साबुन का मिसेल जो है वो गंदगी को पकड़ेगा तो क्या होता है कि यह जो गंदगी है फिर पानी में घुलता नहीं है, बल्कि यह कोलाइड के रूप में पानी में बना रहता है। तो जब हम लोग कपड़े को पीटते हैं तो यह क्या होता है, उस कोलाइड, वह जो कोलाइड के रूप में जमा होता है वह फिर उस कपड़े से बाहर निकल जाएगा और वो पानी में चला जाएगा। ठीक है, और जब ये पानी में चला जाएगा तो फिर हम लोग वापस से पानी डाल डाल के इसको कपड़े से हटा देते हैं। यही कारण है कि इसको हटाने के लिए या तो उसको पटकते हैं, डंडे से पीटते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं, ये प्रक्रिया हम लोग करते हैं ताकि वह जो कपड़े से बाहर हट जाए। लेकिन इसको लिखना कैसे है, तो ऐसे लिख सकते हो। तुम जानते हो कि साबुन के जो अणु होते हैं जल में घुलने के बाद कपड़ों आदि में वर्तमान जो गंदगी है उसको बीच में फंसा लेते हैं और साबुन के मिसल का निर्माण करते हैं। ये बात तुम लिख देना। इसके बाद देखोगे कि ये जो मिसल है वह विलयन में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं। इस मिसल को हटाने के लिए कपड़े को रगड़ना आवश्यक होता है। यानी कि कपड़ा तुम्हारा कहाँ है, कपड़ा साबुन के विलयन में है, ठीक है, और वहीं पर मिसेल भी है। तब इसको हम लोग पटकेंगे, खींचेंगे, रगड़ेंगे तो ये कपड़े से क्या हो जाएगा, हट जाएगा ये, और हमारा कपड़ा क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। इसके बाद भी पानी से हम लोग क्या करते हैं, दोबारा से उस कपड़े को साफ करते हैं। अब देखो हम आ गए अपने अभ्यास के प्रश्नों पर। तो ये है पृष्ठ संख्या 86 और क्वेश्चन नंबर 1। बोल रहे एथेन का आणविक सूत्र तो तुम जानते हो C2H6 है। तो बोलता है कि ठीक है इसमें C2H6 है इसका आणविक सूत्र। तो बोलता है कि इसमें कितने सहसंयोजक आबंध आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ देख लो, इसके लिए हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा और गिनेंगे यदि हम लोग तो 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि इसमें सहसंयोजक आबंध है। तुम तो जानते ही हो बच्चों कि सहसंयोजक आबंध क्या होता है, यह इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। यानी कि यदि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगा तो इसके बीच में जो आबंध बना यही है सहसंयोजक आबंध। तो पूछे कि यहाँ पर कितना आबंध है, तो एक आबंध है, मतलब एक डंडा मतलब एक आबंध को दिखाएगा। इसी प्रकार से यदि 2 डंडा है मान लो, इस प्रकार से यदि हम लोग O को दिखाएंगे, ठीक है, तो तुमने सीखा भी होगा किस प्रकार से आबंध हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया, इसको डबल बॉन्ड O करेंगे तो ये जो बच्चों दिख रहा है ये हो गया द्विआबंध, यानी इनके बीच में 2 आबंध है। ठीक है, तो यहां पर पूछता है कितना सहसंयोजक आबंध है इस क्वेश्चन के लिए। तो आंसर क्या है तुम्हारा, 7 सहसंयोजक आबंध है, ये तुमने बता दिया। अब ये देखो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है ब्यूटेनॉन चतुर्कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह कौन है। तो ब्यूटेनॉन हम लोग पढ़ेंगे तो C डबल बॉन्ड O हो गया और ये इधर से स्ट्रक्चर बना देंगे तो 1 2 H सब तरफ लगा दो, तो यही है तुम्हारा ब्यूटेनॉन। और इसका ये जो मैं बना रहा हूँ ये भी पूछता है एग्जाम में, इसको भी बना करके दिखाइए। तो ये देखो यही है तुम्हारा कीटोन ग्रुप बच्चों। जो 1 हम लोग नाम जैसे ही 1 लास्ट में आएगा तो समझ लेना कि कीटोन है। तो इसका प्रकार्यात्मक समूह क्या हो गया, कीटोन। जबकि तुम कार्बोक्सिलिक अम्ल का जानते ही हो C डबल बॉन्ड O OH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रकार्यात्मक समूह है। एल्डिहाइड क्या है, C डबल बॉन्ड O और H। इस तरीके से तुम्हारा एल्कोहल सिर्फ क्या है, OH। तो इस प्रकार से इन सब को क्या कर लेना है, याद कर लेना है। अब खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है, भाई आप खाना पका रहे हैं
तो खाना पकाने के लिए आप नीचे क्या करेंगे, कुछ भी स्टोव जलाएंगे या गैस का चूल्हा जलाएंगे या लकड़ी का चूल्हा जलाएंगे, ठीक है। तो बोल रहा है कि भैया ये तली जो है यदि काला होते जा रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सीधा है कि आपका ईंधन पूर्ण रूप से वायु में उसका दहन नहीं हो रहा है, यानी कि ईंधन पूरी तरीके से नहीं जल रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर यही है कि ईंधन पूरी तरीके से नहीं जल रहा है, जिस कारण से उसका तली क्या हो जा रहा है, ब्लैक हो रहा है। अब देखो इसकी व्याख्या हम लोग कर सकते हैं कि वायु की आपूर्ति में सीमित कर देने पर अपूर्ण दहन होने के कारण जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है कज्जली ज्वाला निकालता है, ठीक है। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसको जलाया जाएगा तो कज्जली मतलब काला काला ज्वाला निकलेगा, और इसके कारण घरों में उपयोग में लाई जाने वाली, इसके कारण वो जो बर्तन है वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा काला हो जाएगा। अब देखो घरों में उपयोग में लाई जाने वाली गैस, केरोसिन स्टोव में वायु के लिए छिद्र बने होते हैं, जिससे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन समृद्ध मिश्रण जलकर स्वच्छ नीली ज्वाला देता है। अब तुम देखोगे कि तुम्हारे घर में गैस है तो उसमें नीली ज्वाला के साथ वह जलेगा, लेकिन गैस में जो छेद बने होते हैं जहाँ से वह वायु प्रवेश होता है वह कभी बंद हो जाएगा, तो देखोगे कि गैस भी पीला पीला जलना शुरू हो जाएगा। यदि कभी बर्तन के तले काले होते हुए दिखाई दें तो इसका अर्थ है कि वायु छिद्र अवरुद्ध हो गया है और ईंधन जो है पूर्ण रूप से जल नहीं रहा है। अब देखो CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति को समझाएं। तो सहसंयोजक आबंध यहाँ देख सकते हो, एकल आबंध सब तरफ बन रहा है, इसको हम लोग बना भी सकते हैं। तो C है 6 बच्चों 2 और 4, और H तो तुम जानते हो 1, तो इसको लिख देंगे 1। तो अब यहाँ पर C को 1 2 3 और 4 लिखेंगे, और Cl भी जानते हो ये 2 8 और 7 है, ठीक है। तो इस तरीके से Cl को हम लोग बना देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 7, और H को हम लोग ऐसे बनाते चले जाएंगे, इस प्रकार से H को बनाते चले जाएंगे। तो अब यदि हम लोग यहाँ देखें तो ये देखो यहाँ पर इस प्रकार से क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया, यानी लास्ट में 8 हो गया। हाइड्रोजन का 2 पूरा हो जाता है, हाइड्रोजन का 2, हाइड्रोजन का 2, और कार्बन तो वैसे ही जैसे हम लोगों ने पहले बनाया है इस प्रकार से कर देंगे, तो ये बन गया हमारा CH3Cl। और इसमें सभी तरफ क्या है तुम्हारा बच्चों, एकल आबंध देख सकते हो, ये सारा जगह क्या है, एकल आबंध देखने को मिलेगा। तो देख सकते हो कार्बन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। इसके एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 3 परमाणुओं के साथ तथा एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ साझेदारी करता है, जैसे कि मैंने अभी तुम्हें दिखा दिया। कार्बन तथा क्लोरीन के अणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध होता है, और वह कैसा होता है, एकल सहसंयोजी आबंध का निर्माण होता है। लेकिन क्लोरीन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण कार्बन तथा क्लोरीन की आबंध की प्रकृति ध्रुवीय होती है। तो ये ध्रुवीय आगे पढ़ोगे तुम लोग, जैसे HCl की हम लोग बात करते हैं तो ये जो क्लोरीन है वह क्या होता है, ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है। तो ये जो तुम्हारा आबंध बन रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन अपनी ओर कुछ खींच लेगा, इसलिए ध्रुवीय प्रकृति का यह भी क्या होता है, आबंध होता है। तो यदि तुम नहीं इतना लिख पा रहे हो तो कोई बात नहीं है, सिंपल एकल आबंध भी तुम लिख सकते हो। अब देखो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, मैंने क्या बोला था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इथेनोइक अम्ल है, H2S है, प्रोपेनॉन है और F2 है। तो सबसे पहला इथेनोइक अम्ल हम लोग बनाएंगे, तो एकदम आराम आराम से तुमको बनाना होगा। सबसे पहले तो इथेनोइक अम्ल का तुम कहीं रफ में क्या कर लो, इसका जैसे C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ OH हो गया, फिर यहाँ CH H और H, इस तरीके से रफ में कहीं पर क्या कर लो, इथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला तुम लिख लो, मतलब स्ट्रक्चर इसका बना लो। अब तुम देखोगे जब ये तुमने बना दिया तो बहुत आसानी से तुम बना सकते हो, इसको देखते जाओ और बनाते जाओ। देखो यहाँ H लिखा हुआ है तो H लिख दो और एक इलेक्ट्रॉन को दिखा दो, O लिखा हुआ है तो O ऐसे दिखा दो, 2 ऊपर और 2 नीचे। मतलब ये समझो तुम आसानी से बनाने का तरीका कि बस ये जो डंडा है इसके अगल बगल एक एक इलेक्ट्रॉन होते जाएगा, और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर तुम्हें अपना स्ट्रक्चर बना देना होगा। ये देखो ऐसे कर दोगे तो तुम आसानी से बना सकते हो। तो देखो जैसे मैंने बना दिया है, अब यहाँ पर मैं बनाऊंगा, बस इसी को छाप देना है, समझो तो तुम्हें। तो 1 2 3, कार्बन के चारों तरफ कितना हो गया बच्चों, देख लो,
यहाँ भी एक कार्बन का बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 1 2 3 और 4, फिर एक कार्बन बनाएंगे तो 1 2 3 और 4 बना देंगे। अब हाइड्रोजन सब तरफ बना देंगे। देखो वही चीज़ मैंने यहाँ छाप दिया है, कुछ खास मैं नहीं कर रहा हूँ, बस उसी को मैंने छाप दिया है और उसको बहुत सावधानी से मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ। बस ये मेरा हो जाएगा। देखा तुमने, ये ओ का एक और बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अब क्या करना है, कुछ नहीं, इसको मिला देना है। जैसे हाइड्रोजन का ये बन गया 2, यहाँ हाइड्रोजन का 2, यहाँ भी हाइड्रोजन का 2, यहाँ भी हाइड्रोजन का 2। देखा तुमने कितना आसानी से बन गया। अब इस कार्बन का 1 2 3 और 4 तो ऑलरेडी है, तो 4 ऐसे पुरा देंगे इसका। देखो ऐसे करके ये वाला इसका 4 हो जाएगा, तो कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस कार्बन की बात करेंगे तो यहाँ से 2 ले लिया, यहाँ से 2 लेगा और इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाएगा। इस ऑक्सीजन की बात करें तो ये ऐसे कर लेगा, और फिर इस ऑक्सीजन की बात करें तो ये यहाँ पर इस प्रकार से अबंध बना लेगा। तो देखा तुमने कितने आसानी से मैंने बना लिया। तो ज़्यादा एकदम आसान हो जाएगा यदि तुम इस ट्रिक को फॉलो करते हो। क्या ट्रिक है कि पहले इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना दो और जहाँ जहाँ डंडा दिख रहा है वहाँ पर अगल बगल 2 इलेक्ट्रॉन बना दो और इसी को एकदम छाप दो। कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आसानी से बनेगा। जैसे अब H2S है तो S कितना होता है, 16 होता है, 2 8 और 6 होता है, तो इसको लिख दिया। H होता है 1 तो इसको 1 लिख दिया। अब H2S तो पहले हम लोग बना लेंगे। देखो यहाँ पर ऐसे H2S बना लिया। अब इसका ट्रिक क्या हो गया कि ये 2 बिंदु यहाँ लगा देंगे, 2 बिंदु यहाँ लगा देंगे, तो बन गया। और क्या, देखो 1 2 3 4 5 और 6, और H का यहाँ पर मान लो क्रॉस कर देंगे, H का यहाँ भी क्रॉस कर देंगे, तो ये इस प्रकार बन गया। देखो कितना आसानी से बन जाएगा हमारा ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो यही ट्रिक है, इसको यूज करो, बहुत आसानी से तुम बना सकते हो। अब देखो प्रोपेनॉन क्या हो गया, यहाँ देखो C डबल बॉन्ड O हो गया, इधर से C हो गया, इधर से C हो गया, H H H CH3, और इधर भी H H और यह क्या हो गया, H हो गया। तो इसको भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक वैसे ही ये H है, ये देखो ये 2 बिंदु करते जाओ, बस तुम्हारा बनते जाएगा। ये देखो 2 बिंदु करते जाओ, ये देखो, और यहाँ 2 तो तुम्हें लगाना ही होगा एक्स्ट्रा, तो सब में तुम ऐसे लगाते जाओ और बस क्या करना है, फिर उसके बाद गोल कर देना है। तो देखो मैं बना दे रहा हूँ, ये देखो ये 2 बिंदु ऊपर हो गया, 2 बिंदु इधर हो गया, फिर यहाँ पर कार्बन का 1 2 3 4, फिर यहाँ पर कार्बन का 1 2 3 4, हाइड्रोजन का 1, 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 फिर हाइड्रोजन का 1, और फिर यहाँ ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 और 6। बस अब हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गोल गोल घेरा मार देंगे। तो मार दो घेरा। ये देखो, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, इधर से ये लीजिए, ये लीजिए साहब, ये लीजिए। चाय भी पीजिएगा ना, चाय नहीं पियेंगे तो चलिए चाय मत पीजिए, नाश्ता करके घरे जाइए। चलिए यहाँ देखिए, ये वाला ऐसे हो गया और इस कार्बन का भी ऐसे हो गया। बोलो तो मुश्किल है? बिल्कुल नहीं सर, बहुत आसान लग रहा है। क्यों आसान लग रहा है? क्योंकि ये ट्रिक है बच्चों, बिना ट्रिक के तुम इसको बनाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखो एकदम ये करेक्ट भी है और तुमने आसानी से इसको बना भी लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो F2 तो बहुत आसान है। F ऐसे कर दिया एक, F ऐसे कर दिया 1 2 3 4 5 6 7, यह क्रॉस कर दो, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दो, बन गया F2। यानी F सिंगल बॉन्ड F होता है, यह भी जान लो। इस प्रकार से देखा बच्चों कितने आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो क्या बोलता है, समजातीय श्रेणी क्या है? VVI क्वेश्चन है, इसको याद रखना है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब यहाँ पर थोड़ा पॉइंट वाइज में पढ़ा देता हूँ कि क्या लिखना है। तो यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करते हैं, ठीक है, ठीक है, प्रतिस्थापित करते हैं, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। और भी इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं कि एक ही सूत्र पर जब ये
श्रेणी तैयार किया जाता है तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, समजातीय श्रेणी कह सकते हैं। लेकिन ये बड़ा सुंदर सा लिखा होता है, इसको याद कर लोगे तो एकदम टनाटन नंबर आ जाएगा तुम्हारा। तो ये क्या क्या याद करना, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला, यौगिकों की क्या है, एक श्रृंखला है जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है। यानी ये जो श्रृंखला होगा इसमें एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह लगा होगा, तो इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे देख सकते हो मेथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन, पेंटेन, तो ये सब एल्केन का क्या है, तुम्हारा समजातीय श्रेणी है। इसी प्रकार से एल्कीन का भी बना सकते हैं, एल्काइन का भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एल्कीन है, एल्केन का समजातीय श्रेणी है। कोई दिक्कत नहीं ना है बच्चों? नो सर, सब समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से ये भी जान लो कि समजातीय श्रेणियों के बीच में CH2 इकाई का अंतर होता है और 14 U इनके बीच में जो बायमास इतना अंतर होता है। इनका जो रासायनिक संगठन मतलब रासायनिक गुण है वह क्या होता है, अलग अलग होगा, लेकिन जो भौतिक गुण है उसमें ग्रेडेशन पाया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स भी तुम याद कर सकते हो। अब देखो, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल को कैसे अंतर करेंगे, तो बहुत आसान है। पहले तो तुम्हें एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल, एथेनॉल क्या है बच्चों, CH3COH, ये है तुम्हारा सी, पूरा गलती हो गया, C2H5OH हो गया, और ये हो गया CH3COOH हो गया, या फिर ऐसे लिख देते OOH हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा एथेनोइक अम्ल और ये हो गया एथेनॉल। तो कुछ खास नहीं है बच्चों, एथेनॉल का और एथेनोइक अम्ल का जो भौतिक गुणधर्म है उसका दो अंतर लिख देंगे और रासायनिक गुणधर्म है उसका दो अंतर लिख देंगे, बात खत्म हो जाएगा। तो एथेनॉल में एक विशिष्ट गंध होता है, जबकि एथेनोइक अम्ल एक गंधहीन द्रव है। तो इसका जो गंध है वह क्या हो गया, इसका भौतिक गुण को दर्शाता है। तो एथेनॉल में एक खास प्रकार का गंध होगा, जबकि एथेनोइक अम्ल में कोई गंध नहीं होगा, ये पहला हो गया। इथेनॉल एक वाष्पशील द्रव है, जबकि एथेनोइक अम्ल एक अवाष्पशील द्रव है। यानी कि एथेनॉल तुम्हारा उड़ जाएगा, वाष्पित हो जाएगा, लेकिन एथेनोइक अम्ल ऐसा नहीं होगा। एथेनॉल का गलनांक 156 केल्विन है, जबकि एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन है। तो ये सब क्या है, ये सारा तुम्हारा भौतिक गुणों में अंतर है। तो इस प्रकार से दो या दो से अधिक अंतर भी हम लोग कर सकते हैं। इथेनॉल का क्वथनांक 352 के है, जबकि इथेनोइक अम्ल का क्वथनांक 391 के है। अब देखो, ये सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ पर तुम लिख सकते हो कि इथेनॉल ठंडे के दिनों में नहीं जमता है, जबकि एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल, इसी का दूसरा नाम एसिटिक अम्ल भी है, ये भी याद रखना, ठंडे के दिनों में जम जाता है। इसीलिए इसका नाम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं, याद रखना। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल किसे कहते हैं, एथेनोइक अम्ल को कहते हैं या एसिटिक अम्ल को कहते हैं, क्योंकि ठंडे के दिनों में ये क्या हो जाता है, जम जाता है। अब देखो, अब इसका इथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल का रासायनिक गुणों का अंतर तो बहुत सारा लिख सकते हो, लेकिन एक आध लिख देना होगा। जैसे इथेनॉल है, कार्बोनेट धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, यानी धातु के कार्बोनेट के साथ इथेनॉल अभिक्रिया नहीं करेगा, ये पहला गुण हो गया रासायनिक में। जबकि एथेनोइक अम्ल तुम जानते हो कि जो अम्ल होता है धातु के कार्बोनेट, ये देखो ये धातु है और ये कार्बोनेट है, तो धातु के कार्बोनेट के साथ ये अभिक्रिया करके CO2 लवण और जल का निर्माण करता है। तो ये पहला अंतर हो गया। इसी के बाद एक और है कि एथेनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि एथेनोइक अम्ल जो है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके एस्टर का निर्माण करता है। दिख रहा है, ये देखो सोडियम एसीटेट है इसका नाम, और जल का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से तुम अंतर यहाँ पर कर सकते हो।
तो अब हम पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है? क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होता है? तो सबसे पहले यहाँ मिसेल कैसे बनता है इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो बच्चों, तुम जानते ही हो कि जो साबुन है उसमें दो सिरा होता है। ये तुम्हारा हाइड्रोकार्बन पूंछ है जिसे बोलते हैं जल विरागी सिरा। क्या बोलते हैं बच्चों? जल विरागी सिरा। और जो ये है इसको हम लोग बोलते हैं जल रागी सिरा। यानी कि यह जो सिरा है वह जल की ओर होता है और यह जो हाइड्रोकार्बन पूंछ है वह जल से दूर होता है। तो जब यहाँ पर देखोगे कि कोई गंदगी को हम लोग साफ कर रहे हैं, तो जैसे ही ये गंदगी है मान लो, तो इसको ये जो पूंछ है इस प्रकार से पकड़ लेता है और इसके चारों ओर एक क्लस्टर का फॉर्मेशन करता है। इस प्रकार से देखोगे कि ये इसको चारों ओर से साबुन का जो मॉलिक्यूल है, साबुन का जो अणु है वह पकड़ लेता है। तो जब साबुन का मॉलिक्यूल इसको पकड़ लेगा तो यही एक इस प्रकार का संरचना बनाएगा जिसे हम लोग साबुन का मिसेल कहते हैं। तो यही गंदगी है जिसको पकड़ लिया जाता है। तो ये कब कैसे हो रहा है बच्चों? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि साबुन के ये दो सिरे हैं जिसके कारण ऐसा हो रहा है। तो इस प्रकार से साबुन के मिसेल का निर्माण होता है। तो यहाँ देख सकते हो कि जो साबुन के अणु हैं, ये देखो यही है साबुन का अणु। इसके दो सिरे होते हैं, एक सिरा जल रागी होता है तथा दूसरा सिरा जल विरागी होता है। तो जब साबुन को जल में घोला जाता है तथा कपड़े को साबुन के विलयन में डाला जाता है, तो जो तैलीय धूल है, ये जो यही जो गंदगी है यहाँ दिखाया गया, उसके कण हाइड्रोकार्बन भाग से तथा जल के अणु आयनिक भाग से जुड़े रहते हैं। इसका मतलब है कि यह जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग है, यही देखो यही हाइड्रोकार्बन वाला भाग है, यह गंदगी की ओर होगा। और ये जो दूसरा भाग है ये आयनिक भाग कहते हैं, ये मैंने नहीं बताया तुम्हें, आयनिक भाग है। यह जो आयनिक भाग है वह जल की ओर होता है। अब ये सभी साबुन के अणु के आयनिक ऋणात्मक भाग बाहर की ओर होते हैं तथा जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग है वह भीतर की ओर व्यवस्थित हो जाता है और यह जो गंदगी है इसको चारों ओर से घेर लेता है एवं सोप मिसेल का निर्माण करता है। तो ये अब जब ये सोप मिसेल बन गया तो ये पानी में ही कोलाइड के रूप में रहता है और आयन आयन विकर्षण के कारण अवक्षेपित नहीं होता है। ये लाइन भी यहाँ लिख सकते हो। तो इस प्रकार से देखा तुमने साबुन में मिसेल का निर्माण होता है, जबकि एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में मिसेल का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि साबुन की तरह इनकी प्रकृति, जैसे कि हम लोगों ने क्या देखा कि इसमें दो ध्रुव बन रहे हैं, दो भाग हैं इसके, वैसा इसका दो भाग नहीं बनता है। इस कारण से कोई भी मिसेल का निर्माण एथेनॉल नहीं कर सकता है। तो चलो अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अब बोल रहा है कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? तो भाई सिंपल सा बात है कि कार्बन एवं उसके यौगिकों का अधिकतर प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि सबसे पहला लिख सकते हो कि कार्बन एवं उसके यौगिकों में कार्बन तथा हाइड्रोजन का प्रतिशत उच्च होने के कारण दहन करने की प्रचुर मात्रा में, मतलब दहन करने से प्रचुर मात्रा में ऊष्मा की हमें प्राप्ति होती है। दूसरा, ईंधन के रूप में उपयोग किए जाने वाले कार्बन तथा उसके यौगिकों का उच्च कैलोरीफिक मान यानी उच्च कैलोरी मान होता है। ठीक है। तीसरा, उन्हें नियंत्रित करना आसान होता है, उनके ज्वलन को नियंत्रित करना क्या होता है? आसान होता है। इस कारण से हम लोग कार्बन एवं हाइड्रोजन का जो यौगिक है उसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। अब यहाँ पर देखो, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग का निर्माण को समझाएं। तो कठोर जल जो है, तुम जानते ही हो कि कठोर जल किसे कहते हैं। मैंने अभी बताया था कि कैल्शियम एवं मैग्नीशियम का जब उसमें लवण घुला रहता है तो वैसे जल को हम लोग क्या बोलते हैं? कठोर जल की संज्ञा देते हैं। तो
तो कठोर जल में तुम देख सकते हो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण उपस्थित होते हैं। और जो साबुन होता है, साबुन के अणु कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण के साथ अभिक्रिया कर अवक्षेपण का निर्माण करते हैं, जिस कारण से ये जो साबुन का अणु है तुम्हारा, जैसे मान लो कि तुम 100 साबुन के अणु का उपयोग कर रहे हो तो उसमें से 10 उपयोगी होगा, बाकी क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब वो कार्य नहीं करेगा। और यह जो अवक्षेप है जल के ऊपर सफ़ेद परत के रूप में तैरता रहता है, इसी को स्कम भी कहते हैं। और इसके द्वारा यह प्रक्रिया होने के कारण झाग जो है वह पूरा तरीका से नहीं बनता है साबुन में, यानी कि साबुन बहुत अच्छे से झाग नहीं दे पाता है। जबकि तुम यदि साबुन की जगह डिटर्जेंट का उपयोग करोगे तो ये खूब अच्छी झाग को देता है। तो यही बात तुम्हें लिखना है कि जो जल, कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम है, वे क्या करते हैं, साबुन के अणु से अभिक्रिया करते हैं तथा उसके अवक्षेपण करा देते हैं। यानी मैग्नीशियम इसमें जाकर के जुड़ जाएगा या फिर कैल्शियम इसमें जाकर के जुड़ जाएगा, और इस प्रकार से ये जो साबुन है या फिर बोले साबुन का अणु है वह क्या हो जाएगा, अवक्षेपित हो जाएगा और वह कार्य नहीं करेगा, और इस प्रकार से स्कम का निर्माण होता है। अब देखोगे यदि आप लिटमस पत्र लाल एवं नीला से साबुन की जांच करें तो आपका प्रेक्षण क्या होगा। तो तुम जानते ही हो कि जब हम लोग अम्ल में नीला लिटमस पत्र डालते हैं तो वह क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से क्षारक में हम लोग लाल लिटमस पत्र डालते हैं तो वह क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। तो भाई यहाँ पर अब यदि साबुन को हम लोग देखेंगे तो साबुन में सबसे पहले हम लोग नीला लिटमस पत्र डालेंगे। नीला लिटमस पत्र को यहाँ पर मान लो सटाया जाएगा तो देखोगे कि इस पर कोई भी फर्क नहीं हो रहा है, नीला लिटमस से कोई भी फर्क नहीं हो रहा है, यानी कि साबुन अम्लीय नहीं है। लेकिन जब साबुन में हम लोग लाल लिटमस पत्र को लगाएंगे तो देखेंगे कि इसका रंग धीरे धीरे क्या हो जाएगा, तुम्हारा नीला होना शुरू हो जाएगा। लाल लिटमस पत्र से क्या हो जाएगा, नीला होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब इसका प्रकृति क्या होगा, क्षारकीय प्रकृति होगा, जो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा, नीला में परिवर्तित करना शुरू करेगा। तो चूंकि साबुन की प्रकृति क्षारीय होती है इसलिए यह लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में परिवर्तित करना शुरू कर देगा। बस यही इसका आंसर है। अब देखो नया क्वेश्चन है, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बच्चों। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को निकेल या पैलेडियम नामक उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जब जोड़ा जाता है इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन में तो वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाता है। यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तुम्हारा, उसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन जोड़ देंगे। किसकी उपस्थिति में, तो निकेल या पैलेडियम की उपस्थिति में, तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। अब देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन तुम जानते हो कि जिसमें डबल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो ये होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जब इसमें हाइड्रोजन जुड़ने लगेगा तो ये फिर संतृप्त हो जाएगा, यानी कि इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। किसकी उपस्थिति में, तो निकेल और पैलेडियम नामक उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो ये उत्प्रेरक तुम्हें याद रखना होगा। तो उत्प्रेरक क्या होता है बच्चों, उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को करने में मदद करते हैं और वे स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, जैसे वे थे वैसे ही रहेंगे, तो उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर तुम्हारा असंतृप्त से क्या बन रहा है, संतृप्त। तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है, देखो हाइड्रोजन क्या होगा, जुड़ेगा, इसलिए इसको हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका औद्योगिक प्रयोग क्या है, तो देखो, तो वनस्पति तेलों में सामान्यतः असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, असंतृप्त होता है वनस्पति तेलों में। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका हाइड्रोजनीकरण करते हैं। तो इस अभिक्रिया में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन में इसको बदलते हैं।
अब देखोगे एक और बात यहाँ पर बता दिया गया है कि जो जंतु वसा है उसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, ये भी बात याद रखना। अब चलो नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। तो बोल रहा है हाइड्रोकार्बन जैसे C2H6 हो गया, C3H8 हो गया, C3H6 हो गया, C2H2 हो गया, CH4, इसमें से संकलन अभिक्रिया होगा। तो देखो यहाँ पर अब संकलन अभिक्रिया, तो यही था तुम्हारा संकलन अभिक्रिया भी, हाइड्रोजनीकरण, यही जो है उसी को संकलन अभिक्रिया से नाम से हम लोग जानते हैं। तो जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है में संकलन अभिक्रिया होती है और उसमें हाइड्रोजन जुड़ता है। तो अब तुम्हें पता करना होगा कि भाई इसमें असंतृप्त कौन है। तो जो एल्कीन है, एल्कीन वो होता है तुम्हारा संतृप्त, और एल्कीन है तुम्हारा या फिर एल्काइन है, ये क्या होता है, ये होता है असंतृप्त। तो तुम यहाँ पर असंतृप्त, तो तुम जानते ही हो कि इसी में हाइड्रोजनीकरण होगा या इसी में संकलन अभिक्रिया होगा, ये बात याद रखना। तो इसमें हम लोग को चूज करना होगा कि कौन है एल्कीन, तो वो अलग हो जाएगा, और जो एल्कीन और एल्काइन हो जाएगा उसी में क्या होगा, संकलन अभिक्रिया होगा। तो तुम देख सकते हो सबसे ये वाला देखो, ये क्या हो गया एल्केन, ये भी क्या हो गया एल्केन, ठीक है। लेकिन ये क्या हो गया एल्कीन, और फिर ये क्या हो गया एल्काइन, और फिर ये क्या हो गया, ये भी एल्केन हो गया। तो इस प्रकार से C3H6 एल्कीन है और C2H2 क्या है, एल्काइन है, इसलिए इन दोनों में संकलन अभिक्रिया होती है। अब चलो मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर समझने के लिए एक परीक्षण बताइए। तो इसको हम लोग ब्रोमीन जल परीक्षण करेंगे और इससे हम लोग इसको पता कर लेंगे कि कौन संतृप्त है और कौन असंतृप्त है। तो ब्रोमीन जल परीक्षण में ब्रोमीन का उपयोग किया जाता है, जिसको जल में यदि घोल दें तो ब्रोमीन जल कहेंगे। और ब्रोमीन जल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पता करते हैं कि कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में ब्रोमीन जल को डालेंगे तो वह रंगहीन हो जाएगा। इस बात को याद कर लो, पहला पॉइंट हो गया कि जब ब्रोमीन जल को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डालेंगे, असंतृप्त जान ही रहे हो C डबल बॉन्ड C होगा या C ट्रिपल बॉन्ड C होगा, तो यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और उसमें ब्रोमीन जल को डालेंगे तो वह रंगहीन हो जाएगा। लेकिन जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन में डालेंगे तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। तो अब यदि हम लोग प्रश्न पर आए तो बोल रहा है मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर के लिए प्रेक्षण बताइए। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि जो मक्खन है, मक्खन किससे प्राप्त होगा, जंतु से प्राप्त होगा, यानी कि ये जंतु वसा होगा। और जो जंतु वसा होता है वह क्या होता है, संतृप्त होता है। ये बात हम लोग को याद रख लेना है। और जबकि खाना पकाने वाला तेल यदि वनस्पति तेल है, तुम्हारा वनस्पति तेल है, तो वह कैसा होगा, वह तुम्हारा असंतृप्त होगा। तो इस प्रकार से संतृप्त एवं असंतृप्त की हम लोग इसको हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, ब्रोमीन जल से परीक्षण करके पता कर सकते हैं। यानी ब्रोमीन जल को जब असंतृप्त में डालेंगे तो रंगहीन हो जाएगा और संतृप्त में डालेंगे तो उसका रंग नहीं बदलेगा। इस प्रकार से इसको हम लोग पता कर सकते हैं। तो ये देखो यहाँ भी लिखा हुआ है असंतृप्त यौगिक प्लस ब्रोमीन, ये रंगहीन हो गया, और संतृप्त यौगिक प्लस ब्रोमीन क्या हो जाएगा, रंगहीन नहीं होगा। अब देखो साबुन की सफाई की क्रियाविधि समझाइए। तो इसको तो मैंने पहले ही बता दिया है कि साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके 2 सिरे होते हैं। तो ये 2 सिरे अभी मैंने तुरंत तुम्हें बता दिया था। एक सिरा होता है तुम्हारा जल विरागी, जल विरागी, और ये जो आयनिक सिरा होता है वह होता है जल रागी, जल रागी। तो मैंने क्या बताया, जब गंदगी को हम लोग
पानी में डालेंगे या साबुन से मिले हुए पानी में डालेंगे तो साबुन का जो ये जल विरागी सिरा है वह क्या करता है, गंदगी को पकड़ लेता है और सोप मिसेल का फॉर्मेशन करता है, यानी सोप मिसेल का निर्माण करता है। तो हम लोग बोलेंगे कि जो साबुन के अणु हैं वह गंदगी के चारों ओर क्या होते हैं, वह उसको पकड़ लेते हैं चारों ओर से और सोप मिसेल का निर्माण करते हैं। और यह जो सोप मिसेल है वह जल में कोलाइड के रूप में रहता है, ठीक है। और यहाँ आयन आयन के प्रति ये देखो, जैसे एक आयन यहाँ हुआ, एक और सोप मिसेल हम लोग यहाँ बना देंगे, तो इस प्रकार से आयन आयन यहाँ पर क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, जिसके कारण ये जो मॉलिक्यूल्स मतलब ये जो मिसेल है वह जो है वह पानी में क्या होता है, निक्षेपित नहीं होता है। और इस प्रकार से हमारा कपड़ा क्या होता है, साफ हो जाता है। तो साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। ये सब बात लिख देना है बच्चों, और ये चित्र भी यहाँ जरूर बना देना है। सोप मिसेल के बारे में भी वर्णन कर देना है। तो जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका जो आयनिक सिरा है वह जल के अंदर होता है, यानी वह जल रागी सिरा होता है। जल रागी सिरा, आयनिक सिरा क्या होता है, जल रागी। ये देखो, ये जो गोल गोल सिरा है ना, यही है आयनिक सिरा और ये जल रागी होता है जो जल की ओर होता है। जबकि जो दूसरा हाइड्रोकार्बन पूंछ है, ये देखो, ये हाइड्रोकार्बन पूंछ ये इस तरीके से है, ये होता है तुम्हारा जल विरागी सिरा जो कि गंदगी की ओर होता है। तो जल के अंदर इन अणुओं का एक विशेष व्यवस्था होती है जिससे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना रहता है। ऐसे अणुओं का बड़ा गुच्छा बन जाता है और जिसमें जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होता है गंदगी की ओर, जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है, जल की ओर होता है। इस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, सोप मिसेल कहते हैं। और मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है क्योंकि तैलीय मैल मिसेल के केंद्र में एकत्रित हो जाता है। इस प्रकार साबुन का मिसेल मैल को पानी में घोलने में मदद करता है तथा कपड़ा हमारा साफ हो जाता है। तो तुम खुद भी देख सकते हो, यही कपड़ा है और यही गंदगी है और ये साबुन के मॉलिक्यूल्स हैं। और तुम देख सकते हो किस प्रकार से साबुन के मॉलिक्यूल्स ने इस प्रकार से गंदगी को क्या कर लिया है, पकड़ लिया है और सोप मॉलिक्यूल का निर्माण कर रहा है, सोप मिसेल का निर्माण कर रहा है, ठीक है। और इसी के बारे में तुम्हें यहाँ वर्णन कर देना है। तो बच्चों, इस प्रकार से ये अध्याय यहाँ समाप्त होता है। मैं मिल रहा हूँ तुमसे नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।